5.6.3 एफिशिएंसी ऑफ इंजन, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर, इसका ये टॉपिक एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी हीट इंजन जो है, कोई भी इंजन, चाहे वो मोटर कार का हो, चाहे वो किसी एरोप्लेन का हो, किसी भी चीज़ का जो इंजन है वो जितनी एनर्जी यूज़ करता है, ठीक है, और उतना ही वर्क प्रोड्यूस वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो किसी भी इंजन की 100% नहीं हो सकती। सो वो क्या करता है, कोई वो एक हीट एनर्जी की एक ख़ास फ्रैक्शन को वो एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी को, हीट एनर्जी को वो ट्रांसफॉर्म करता है वर्क के अंदर, ठीक है। इस वर्क को, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम एफिशिएंसी ऑफ मशीन कहेंगे। यानी कुछ हीट इंजन्स ऐसे होंगे जो इस हीट को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम कहेंगे कि उनकी एफिशिएंसी अच्छी है, उन मशीन्स की एफिशिएंसी अच्छी है, उन इंजन्स की एफिशिएंसी अच्छी है। सो एफिशिएंसी को हम ई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस एप्सिलॉन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। एप्सिलॉन इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। W इज वर्क डन एंड Q इज द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, बाय द इंजन, ठीक है। सो जब भी एक मशीन हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करती है, ठीक है, हीट को यूज़ करके वर्क देती है आपको, तो उसको हम, इस मशीन को हम हीट इंजन का नाम देते हैं, ठीक है। और इस पर्पज़ के लिए वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, जो आपकी जहाँ से यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है, उसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का नाम दिया जाता है, हरारत का ज़ख़ीरा। वहाँ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जिसे हम सोर्स का नाम देते हैं कि ये हमारा सोर्स है जिससे एनर्जी मिल रही है, ठीक है। और उसी हीट एनर्जी को जब वो वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है वो इंजन, तो वो आपको लो रिजर्वायर टेम्परेचर पर मिलता है, ठीक है। यानी लो टेम्परेचर पे आपको अपनी जो वर्क डन है उसकी अमाउंट मिल जाती है कि एक खास वर्क डन हुआ है, और इस लो टेम्परेचर रिजर्वायर को हम कहते हैं सिंक, ठीक है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये भी रिपीट हुआ है पास्ट पेपर्स में, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल क्या है? जी, कार्नोट साइकिल को समझने से पहले आपको जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो रिवाइज करना होगा। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। जी सर, मिड्स में हमने ये प्रिपेयर ही नहीं किया था। हाँ जी, ये कोर्स में नहीं है ना, कोर्स में आपका नहीं है, लेकिन ये पेपर में आया था, ठीक है। तो इस वाले से मैंने डिस्कशन करनी है इसकी। सो कार्नोट साइकिल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद होंगे, फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। अगर हम इसको रिपीट करते हैं तो यहाँ पे एक, जब भी एक सिस्टम को हम साइक्लिक प्रोसेस का नाम देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस का नाम दे रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि जिस इनिशियल स्टेट से उस सिस्टम ने शुरू किया था प्रोसेस को, फिर वापस उसी इनिशियल स्टेट वाली फाइनल स्टेट भी अगर वही हो, तो इसका मतलब है हमने एक साइक्लिक प्रोसेस मुकम्मल किया है। तो कार्नोट साइकिल भी एक साइक्लिक प्रोसेस का नाम है जिसमें डिफरेंट प्रोसेसेस के बाद आप इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम देखते हैं, ठीक है। सो इसमें हम यही हीट चेंजेस का ये प्रोसेस हो सारा, इसको हम वर्क डन भी हमें मिलता है। इसमें आपको जो वर्क डन मिलता है, ठीक है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क के अंदर। यानी कार्नोट साइकिल ऐसा, कार्नोट साइकिल या कार्नोट हीट इंजन भी कहते हैं इसे, यानी कार्नोट हीट इंजन एक ऐसा इमेजिनरी हीट इंजन है जो कि आपको मैक्सिमम वर्क देता है, ठीक है, मैक्सिमम वर्क। अब इसकी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं पहले यहाँ ग्राफ से। इसके लिए कार्नोट साइकिल के लिए आपने ये डायग्राम देखें, ये वाली,
5.5 ग्राफिकल पिक्चर है जिसमें यहाँ ये इनिशियल स्टेट है ए, देन इस पे आपकी जो प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, इस पे आप प्रेशर वॉल्यूम चेंज करवाते हैं, ठीक है। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, सो प्रेशर डिक्रीज हो गया, ठीक है, और वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सो इस पॉइंट पे प्रेशर होगा P2 और वॉल्यूम होगा V2। अब अगर आप प्रेशर को मज़ीद कम करवाते हैं, ठीक है, मज़ीद कम करवाते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट सी पे पहुँच जाएंगे, प्रेशर हो गया P3 और वॉल्यूम हो जाएगा V3। नाउ अगर आप दोबारा प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा, सो प्रेशर इंक्रीज किया, P4 पे पहुंच गए, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। नाउ अगर आप प्रेशर को मजीद कम करते हैं, प्रेशर मजीद कम हो गया, देखिए प्रेशर कितना मजीद कम हुआ, ये देखिए, सॉरी प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज किया हमने, प्रेशर यहाँ पे था पहले, अब हमने प्रेशर को बढ़ा के इतना बढ़ा दिया, तो जैसे प्रेशर इतना इंक्रीज करेंगे P1 वाली जगह पे वापस आ जाएंगे और जो वॉल्यूम होगा वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर दबाया है आपने, दबाव बढ़ा दिया है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो V4 से V1 पे आ गए। तो आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट वही है। इसका मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें आपने 4 डिफरेंट प्रोसेसेस करवाए हैं, वॉल्यूम डिक्रीज, sorry pressure decrease, pressure decrease, pressure increase and pressure increase. This is the cyclic process, Carnot cycle. अब इसको हमने समझना है कि ये किस तरीके से हमने प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज के वर्किंग करवाई है। सो ये आ गया यहाँ पे ये वाला पेज। हाँ जी, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर जहाँ पे कांस्टेंट रहे, एक्सपेंशन वॉल्यूम इंक्रीज करना। हमने आइसोथर्मली वॉल्यूम इंक्रीज करना है, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज होने नहीं देना, टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है, और हमने एक्सपेंशन भी करवानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हीट एब्जॉर्ब होगी उसी को वॉल्यूम के इंक्रीज करने, वॉल्यूम को एक्सपेंड करने में इस्तेमाल कर लिया जाएगा, ठीक है। सो हम हीट एंटर करवाते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इस वजह से आप उस हीट को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे, आप वॉल्यूम चेंज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो वर्क डन अंडर दिस कंडीशन W1 लिखेंगे इसको इज इक्वल टू RT2 ln V2 ओवर V1, ठीक है, जो कि हमने Q2 की बेस पे करवाया है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब की बेस पे करवाया है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो था, हमने A से B पहुंच गए हैं, अब A से B के बाद B to C है, ठीक है, B to C, उसके लिए एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक वर्ड यूज करते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें हीट एनर्जी ना ही एंटर हो सकती है और ना ही हीट एनर्जी बाहर निकल सकती है, इसको एडियाबैटिक कहते हैं। लेकिन आपने देखा कि हमने सेकंड वाले में, ये देखें यहाँ पे सेकंड वाले के अंदर जब हमने B to C गए तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो पहले तो चलो हमने हीट एंटर करवा के वॉल्यूम को बढ़ा लिया, अब हीट तो एंटर हो नहीं सकती, अब कैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा? जी हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, सिस्टम की अपनी जो इंटरनल एनर्जी है उस बेस पे होगा। तो अब जो इंटरनल एनर्जी की बेस पे अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी उस सिस्टम की कम हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल हो गई है, यूज हो गई है वॉल्यूम को इंक्रीज करने में, तो उसकी जो एनर्जी है सिस्टम की वो कम हो जाएगी। अगर सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो रहा है। तो आप जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसको अगर आप CV के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपको वर्क डन की अमाउंट मालूम हो जाएगी, ठीक, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएं डेल्टा T को, तो आपके पास वर्क डन
कितना हुआ है इस सेकंड प्रोसेस में वो आपको मालूम हो जाएगा। देन नंबर थर्ड, आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। जी, अब हमारे पास कंप्रेशन का प्रोसेस है। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम को डिक्रीज करना। आइसोथर्मली जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का मतलब है अब कंप्रेशन के दौरान आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देना, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हीट एंटर करवाएंगे, हीट हम रिलीज करवाएंगे उस सिस्टम से, क्योंकि कंप्रेशन का प्रोसेस है। कंप्रेशन में हीट एनर्जी जो है वो आपने बाहर निकालनी होती है। जब आप कंप्रेशन करवाएंगे, हीट एनर्जी बाहर निकालेंगे, तो वो जो आपका सिस्टम है उसकी टेम्परेचर जो है वो तो डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन हो रही है, आप उसमें से जो है वो हीट एनर्जी बाहर निकाल रहे हैं। तो फिर उसको ओवरकम करने के लिए आप वॉल्यूम को इंक्रीज करवाते हैं, ठीक, सॉरी डिक्रीज करवाते हैं। तो जब आपका वॉल्यूम V3 टू V4 हो जाएगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, तो इस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, क्योंकि हीट एनर्जी जो है वो आपकी सिंक में चली गई, हीट एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है। सो अब ये आपका जो W3 होगा, वर्क डन फॉर दिस केस, उसे हम कहेंगे -W3, क्योंकि बेटा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसको हम वर्क डन माइनस में लिखते हैं, ठीक है, कि वर्क डन जो है वो आपका ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। सो -W3 इज इक्वल टू RT1 ln V4 ओवर V3, जिसमें हम ये जानते हैं कि ये Q1 हीट जो है वो अमाउंट जो है वो यहाँ से सिंक में गई है। नेक्स्ट है एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। एडियाबैटिक, जहाँ से हरारत जो है वो एंटर नहीं हो सकती है, ना ही बाहर जा सकती है। कंप्रेशन मतलब उसको कंप्रेस करना। तो इसमें फिर किस बेस पे कंप्रेशन होगी? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने की बेस पे। तो अगर हम कंप्रेशन करवाते हैं और उस सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी बाहर नहीं निकल सकती, तो कंप्रेस करने पर वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगा, ठीक है। अगर आप कंप्रेस करेंगे, हीट तो बाहर जा नहीं सकती, तो हीट वो एनर्जी क्या करेगी, वो एनर्जी उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी। तो आपका टेम्परेचर T1 से आपका टेम्परेचर T2 पे चला जाएगा। सो आपको डिफरेंस निकालेंगे और वही CV के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको -W4 मिल जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हुआ है, कंप्रेशन का प्रोसेस था। सो अब हमने सारे जो ऊपर वर्क डन किए हैं, W1, W2, W3 और W4, अगर सबको जमा कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो हमें सम ऑफ वर्क मिल जाता है। अब सम ऑफ वर्क देखें, अगर आपके पास ये देखें यहाँ पे W1 और W2 ये आपके दोनों प्लस में थे, ठीक है, ये दोनों आपके प्लस में थे, W3 और W4 माइनस में थे। देन आपने सारी वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है, इसमें, और आपके पास एक इनको कंबाइन करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है, और कटिंग करने के बाद ये देखें, ये CV T2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो कटिंग करने के बाद आपके पास ये आंसर बचता है, W इज इक्वल टू RT2 ln V2 ओवर V1 प्लस RT1 ln V4 ओवर V3, ठीक है जी हाँ। अब आपके पास एक हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था, V4 वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू T2 ओवर T1 पावर गैमा -1। सो वॉल्यूम की जो पावर है वो गैमा -1 है, ठीक है। अब वॉल्यूम की पावर जो गैमा -1 है, इसी तरह से V3 ओवर V2 इसकी बात करें तो उसमें भी आपके पास वॉल्यूम जो है वो इन द फॉर्म ऑफ गैमा -1 में आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करें तो V4 ओवर V1 ये बराबर हो सकता है V3 ओवर V2 पावर गैमा -1, क्योंकि दोनों जो है वो T2 ओवर T1 के बराबर है। तो अब यहाँ से गैमा -1 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों की पावर्स हमने ख़त्म कर दी है। तो आपके पास इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, ठीक है, V3 V4 के जो डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास V4 ओवर V3 इज इक्वल टू V1 ओवर V2 बचता है। सो यहाँ पे आप ये जो इक्वेशन है जहाँ पे V4 ओवर V3 लिखा था, इक्वेशन नंबर 5, इस V4 ओवर V3 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, V1 ओवर V2। तो हम V1 ओवर V2 लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर आप
सेकंड टर्म के अंदर इस V2 को जो डिवाइड में है इसको आप ऊपर लेके जाएं और V1 को नीचे लेकर आएं, तो ये आप ऑपोजिट कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स करने के लिए ln के साथ माइनस का साइन आ जाता है, तो अब जो प्लस का साइन था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया है सेकंड टर्म का। देन टेकिंग ln V2 ओवर V1 एज अ कॉमन, ln V2 ओवर V1 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आपके पास अमाउंट आ जाएगी RT2 माइनस T1 जी। अब आपके पास हमने जो पीछे डिराइव किया था Q2 इज इक्वल टू RT2 ln V2 ओवर V1, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड करवाने के बाद ये आपके पास आ रहा है W ओवर Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 जी। सर रोल नंबर 5 का ऐड कर ले। ओके हाँ जी। सो अब आपके पास ये क्वेश्चन बन गई है W ओवर Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2। सो अगर आप एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो एफिशिएंसी जो आप इसी टेम्परेचर की यूनिट से निकालते हैं, टेम्परेचर की वैल्यू से निकालते हैं, जो राइट हैंड साइड पे आपको दिया गया है T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T2। ये राइट हैंड साइड आपकी लेस देन यूनिटी होती है, ठीक है, जो कि एक एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला है कि एफिशिएंसी जो है वो एक इंजन की वो हमेशा लेस देन यूनिटी होगी, ठीक है। आप एफिशिएंसी को हीट इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक। अगर सिंक और सोर्स के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस को बढ़ा दिया जाए तो उससे आप एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को बढ़ा सकते हैं। तो ये था आपका कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट साइकिल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आ रहा है इसी हवाले से, ये टॉपिक है आपका हाँ जी ओके। दिस इज टॉपिक 5.10 क्लैपिरॉन इक्वेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके कोर्स में नहीं है और पास पेपर्स में अक्सर पूछ लिया जाता है, क्लासेस क्लैपिरॉन इक्वेशन क्या है। सो क्लैपिरॉन इक्वेशन ये एक ऐसी, आप जैसा कि जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पर वेपर्स ज़्यादा बनते हैं और लो टेम्परेचर पर किसी लिक्विड के वेपर्स कम बनते हैं। यानी आप क्वालिटेटिवली जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर जो है वेपर प्रेशर, वेपर्स वो ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्वांटिटेटिवली मालूम नहीं है कि किस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का कितना वेपर प्रेशर होगा। ये चीज मालूम करने के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्लैपिरॉन इक्वेशन कहते हैं। सो अब देखें ये कैसे बनाएगी, हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने एक, हाँ जी, ये आपके पास इक्वेशन है। जब ये एक सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, तो उस सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो हम लिखते हैं dg इज इक्वल टू VdP माइनस SdT। S जिसमें एंट्रोपी है, V वॉल्यूम है, dP प्रेशर चेंज,
dt टेम्परेचर चेंज और dg आपका जो फ्री एनर्जी चेंज है वो है। तो इसमें डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज एट द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट वो होता है 0 के इक्वल। ठीक है, तो डेल्टा जी आपके पास 0 के इक्वल होगा। अच्छा, अगर आप इसी इक्वेशन को आगे जाके सॉल्व करना चाहते हैं तो हम सपोज करते हैं कि हमारे सिस्टम में दो फेजेस मौजूद हैं। ठीक है, और दो फेजेस में एक इक्विलिब्रियम डेवलप होता है टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान। देखें, आपके पास एक सिस्टम है जिसमें दो फेजेस हैं, ए और जी। ठीक है, ए और बी। तो ए फेज की जो आपके पास फेज का मतलब है जैसे लिक्विड फेज है, ठीक है, उसी बीकर के अंदर दूसरी फेज कौन सी हो सकती है? वेपर फेज। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये लिक्विड जो है ए, ये कन्वर्ट हो रहा है बी फेज में यानी वेपर्स के अंदर। तो आपके पास लिक्विड जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड की अपनी एक फ्री एनर्जी होगी और वेपर्स की अपनी एक एनर्जी होगी जिसको आप G1 और G2 का नाम देंगे। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं T प्लस dt, तो इसका मतलब है कि दोनों की फ्री एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, dg1 dg2। सो अब देखें यहाँ पे कि आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, dg1 इज इक्वल टू, ये ऊपर जो इक्वेशन बनाई है इसी के हवाले से बनानी है, dg1 इज इक्वल टू v1 dp माइनस s1 dt। ठीक है, अब दूसरे के लिए जो इक्वेशन दूसरी फेज है उसके लिए इक्वेशन बन जाएगी dg2 इज इक्वल टू v2 dp माइनस s2 dt। ओके, अब आपके पास यहाँ पे v1 जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर वॉल्यूम को, s आपको मोलर एंट्रोपी को जाहिर कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम फेज में याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब कि 1 मोल लिक्विड से जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वेपर्स उसी रफ्तार से लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों का साइक्लिक प्रोसेस जो है वो सेम हो गया है, सेम रेट हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे डेल जी की वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, यानी कि इसका जो डिफरेंस है G2 माइनस G1 का डिफरेंस वो 0 के इक्वल होगा। अब G1 और G2 की वैल्यू जो आपने वहां पे ऊपर निकाली है वो आप पुट करेंगे। G2 प्लस G2 की वैल्यू है G2 प्लस DG2 और G1 की वैल्यू G1 प्लस DG1, ये दोनों इक्वल टू 0 है। सिंस हम ये बात जानते हैं कि G2 माइनस G1 0 के बराबर है, सो इससे हम ये बात निकाल सकते हैं कि अब यहाँ पे G1 और G2 और DG2 माइनस DG1 आ जाएगा। तो इसका मतलब DG2 और DG1 भी, इन दोनों का डिफरेंस भी 0 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये बात आप जानते हैं कि फ्री एनर्जी चेंज का जो डिफरेंस है वो 0 के इक्वल होता है इक्विलिब्रियम पर। तो इसका मतलब है जो चेंज आया होगा उस चेंज का भी डिफरेंस 0 के इक्वल होगा। ठीक है, सो अब अगर हम dg1 जो माइनस में है उसको हम राइट साइड पे ले जाएं तो वो प्लस में आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4, आप dg2 की वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू जो हमने इक्वेशन 3 में बनाई है वो आप वैल्यू पुट करेंगे, और dg1 की वैल्यू जो आप इक्वेशन 2 में बनाई है वो पुट करेंगे। रीअरेंज करते हैं, v2 माइनस v1 dp इज इक्वल टू s2 माइनस s1 dt जी। उसके बाद v2 माइनस v1 को आप जानते हैं डेल्टा v कहते हैं, और s2 माइनस s1 को डेल्टा s का नाम दिया जाता है। तो हम इस v2 माइनस v1 की जगह पे डेल्टा v लिख देंगे और s2 माइनस s1 की जगह पे डेल्टा s लिख देंगे। सो अब यहाँ पे dp और dt लिखेंगे। ठीक है, ये डेल्टा s डेल्टा v डिवाइड करवा देंगे साइड पे। डेल्टा s हम जानते हैं कि ये डेल्टा h ओवर t के बराबर होता है, चेंज इन एंथैल्पी ओवर टेम्परेचर, ये होती है एंट्रोपी चेंज। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है। सो इसको हम यहाँ पे अगर पुट करें तो आप इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, dp ओवर dt इज इक्वल टू डेल्टा h ओवर t डेल्टा v। डेल्टा s की हमने वैल्यू पुट कर दी है, डेल्टा h ओवर t। इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन 5 में पुट किया तो इक्वेशन 7 बन गई। सो दिस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर T है। ठीक है, ये आपको जो आपका जो सब्सटेंस यूज हो रहा है उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, दोनों केसेस के अंदर डेल्टा H की वैल्यू जो होगी वो लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी।
लेटेंट हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि कितनी हीट रिक्वायर होगी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को बॉयल करने या 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए, उसको हम डेल्टा एच का नाम देंगे। इक्वेशन 7 बन गई। इक्वेशन 7 हमें ये बता सकती है कि जो वेपर प्रेशर है वो किस तेजी के साथ चेंज होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ता है वो इक्वेशन नंबर 7 क्लासिस इक्वेशन ये हमें बताएगी। क्लासिस इक्वेशन ये किस फॉर्म में है? डेल्टा एच की फॉर्म में है। डेल्टा एच मतलब हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में है। सो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में क्लासिस ने ऐसी इक्वेशन फॉर्म बनाई है जो हमें ये बता सकती है कि किस टेम्परेचर पर कितना वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा एक सब्सटेंस का। फिर नेक्स्ट क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ क्लासेस, सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो आप इसको फिजिकल इक्विलिब्रियम लाइक मेल्टिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन प्रोसेस में फेज चेंज होती है। जहाँ पे फेज चेंज हो, फेज चेंज का मतलब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा हो गैस में, या गैस कन्वर्ट हो रही हो लिक्विड में, या लिक्विड कन्वर्ट हो रहा हो सॉलिड स्टेट में। सो इन चीज़ों के लिए आप अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये पेज नंबर 273 पे ये टॉपिक है क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन। जो अभी आपने क्लासिस इक्वेशन पढ़ी है ये वाली, ये जो अभी अपने इक्वेशन नंबर 7 बनाई थी, जो कि हमने देखा कि किस फॉर्म में है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बता रही है इन द फॉर्म ऑफ, इन टर्म्स ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन डेल्टा एच। ठीक है, अगर इस हीट ट्रांसफॉर्मेशन को की जगह पे कुछ और लेकर आना चाहते हैं, ठीक है, इस हीट ट्रांसफॉर्मेशन की जगह पे हम चेंजिंग लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हमने कैसे डिराइव करना है, क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन कैसे बनेगी? अच्छा, जो इक्वेशन आपने बनाई थी डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी इंटू डेल्टा वी, ये इक्वेशन नंबर 7 आपकी, इक्वेशन 7 आपकी बनी थी डेल्टा वी। अब ये जो डेल्टा वी लिखा हुआ है, उस डेल्टा वी का मतलब है वी वी माइनस वी एल। वी वी माइनस वी एल का क्या मतलब कि डेल्टा वी जो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं ओपन कर देता हूँ, ये देखें, ये जो इक्वेशन 7 का डेल्टा वी है ये रिप्रेजेंट करता है कि वॉल्यूम में चेंज कितना आया होगा जब हमने उस सब्सटेंस की फेज को चेंज किया। यानी वो सब्सटेंस जो लिक्विड में था उसका एक खास वॉल्यूम होगा जिसको हम वी एल का नाम देते हैं, और वही सब्सटेंस जिसको हम उसी सब्सटेंस को अगर टेम्परेचर से वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो वेपर्स का भी एक खास वॉल्यूम होगा, उसको हम वेपर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वेपर्स वी वी का नाम देते हैं। ठीक है, सो अगर आप इसी को अप्लाई करवाते हैं, ये देखें, वी वी माइनस वी एल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वी एल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और वी वी वॉल्यूम ऑफ वेपर्स। तो इसका मतलब है वी डेल्टा वी जो है डिफरेंस वो आपके पास वी वी माइनस वी एल का है, वी वी माइनस वी एल। सो अगर आप इसी इक्वेशन में डेल्टा पी डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी इंटू वी वी माइनस वी एल की जगह पे अगर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है, सो अब यहाँ पे आप ये बात जानते हैं कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं वॉल्यूम ऑफ वेपर्स और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को, तो बेटा याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ वेपर्स ये ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड की निस्बत। ये यहाँ पे देखें एग्जांपल दी हुई है, फर्ज करें कि आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर आप 1 सीसी जो है आपका एक लिक्विड मौजूद है, तो उसी लिक्विड की जो वेपर्स होंगे वो 1600 टाइम्स ज्यादा होंगे। तो उस लिक्विड को तो फिर हम निगलेक्ट ही कर देते हैं। ठीक है, सो लिक्विड को हमने निगलेक्ट कर दिया क्योंकि
हमारे वेपर्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। तो अब हम क्या करते हैं कि आपके पास हमने VL को निगलेक्ट कर दिया, तो पीछे आपके रह गया VV। अब आपके पास इक्वेशन 11 बन गई है जिसमें डेल्टा HV ओवर VV T बन गया है। ठीक है, तो हम ये बात जानते हैं कि ये हम वेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। वेपर्स इज अ गैसियस स्टेट। तो गैसियस के लिए एक इक्वेशन होती है आपके पास, जो कि जनरल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू NRT। वहां से आप ये बात जानते हैं कि अगर 1 मोल यूज किया जाए, ठीक है, क्योंकि हम सारी बात जो है वो मोलर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मोल। तो अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो आपके पास इक्वेशन होगी PV इज इक्वल टू RT। N की जगह पे 1 आ गया, तो यहां से VV की वैल्यू निकालें, VV इज इक्वल टू RT ओवर P। अब आपके पास इस VV की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 11 में। यहाँ पे हम RT ओवर P पुट करेंगे, तो ये P जो है डिवाइड के डिवाइड में होगा, P ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, सो अब इस P को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके इसको डिवाइड करवा देंगे, 1 ओवर P DP ओवर DT बन गया। लेफ्ट हैंड साइड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी डेरिवेटिव की फॉर्म में, डेरिवेटिव ऑफ एल एंड पी। अगर आप इसका डेरिवेटिव ले तो क्या होता है, एल एंड पी का डेरिवेटिव 1 ओवर पी इंटू डी पी ओवर डी टी। ठीक है, 1 ओवर पी इंटू डी पी ओवर डी टी इसका डेरिवेटिव होगा। तो इसका मतलब है आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, सो अब इक्वेशन नंबर हमने हाँ जी, इक्वेशन नंबर 12 जो आपके पास बनी है, हाँ जी, ये इक्वेशन नंबर 12 ये आपकी डेल्टा एच वी की फॉर्म में बनी है। यानी ये वो इक्वेशन है जो कि आपको वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बताती है इन टर्म्स ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। पहले जो आपने निकाली थी वो क्या था, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच। अब आपके पास डेल्टा एच वी आया है जो कि वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड की फॉर्म में, यानी कि जब आप एक डेल्टा एच वी यानी हीट ऑफ जो वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड है, इसका मतलब है कि अगर आप 1 मोल लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए कितनी हीट एनर्जी जो है वो आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिस क्लैपिरॉन इक्वेशन। ठीक है, जो कि क्लासेस ने अपनी इक्वेशन बनाई है क्लैपिरॉन की नॉलेज की मदद से। तो क्लैपिरॉन ने पहले स्टडी की हुई थी, उस की बेस पे हम इसको फिर कह देते हैं क्लासेस क्लैपिरॉन इक्वेशन। सो इक्वेशन 12 आपकी क्लासेस क्लैपिरॉन इक्वेशन है। क्लासेस क्लैपिरॉन इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं, टॉपिक 5.10.4 जी, एप्लीकेशंस। अगर हमें डेल्टा एच वी की वैल्यू मालूम हो तो हम बता सकते हैं कि किस टेम्परेचर पर कितना वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। अगर हमें लेटेस्ट रेट ऑफ वेपराइजेशन मालूम हो तब भी हम दो टेम्परेचर और दो वेपर प्रेशर की मदद से दो वेपर प्रेशर और दो टेम्परेचर की मदद से लेटेस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नंबर 3 पॉइंट, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट एक खास प्रेशर पर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जानते हो और उस बॉइलिंग पॉइंट को किसी और वेपर प्रेशर पर भी जानते हो तो आप लेटेस्ट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या उसका दूसरा वेपर प्रेशर जो है वो भी दूसरा प्रेशर या दूसरा बॉइलिंग पॉइंट भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम क्लासेस क्लैपिरॉन इक्वेशन को अंडरस्टैंड करते हुए इसको डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन प्रोसेसेस के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी क्लासेस क्लैपिरॉन इक्वेशन। अब नेक्स्ट आपके पास लास्ट जो टॉपिक था, सर जो नोट्स हैं वो कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो भी कर सकते हैं। सर ये इंटीग्रेशन नहीं करनी। नहीं हाँ सॉरी, इंटीग्रेशन भी है।
करनी है। हाँ जी, अगर इस क्लासिक क्लैपेरॉन इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, आपके पास ये इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन नंबर 12, dv और dt ln p इंटू टेल एच वी ओवर आर टी स्क्र। अगर आप इसमें dt को राइट साइड पे ले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम इंटीग्रेशन अप्लाई करवाते हैं P1 से P2 तक, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे टेम्परेचर है, तो हम T1 से T2 तक कंडीशन लगाएंगे। अब आपके पास डेल्टा एच वी ओवर आर कॉमन था, बाहर आ गया, आपने इंटीग्रेशन अप्लाई की, इसकी इंटीग्रेशन आप जानते हैं ln p होगी, डेरिवेटिव और ये कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास ln p बचता है। अब इसमें अगर हम P1 से P2 तक इसमें कंडीशन लगाते हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है ln p2 ओवर माइनस ln p1, और इसमें आपके पास बन जाएगी डेल्टा एच वी ओवर आर इन 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2 कॉमन, आप इसमें एलसीएम लेंगे, डिफरेंस बन जाएगा T2 माइनस T1 का। सो ये इक्वेशन आपको बता रही है कि क्वेश्चन थी चांस टू कैलकुलेट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा एच वी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ये मालूम हो कि उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो T1 टेम्परेचर पर क्या होगा और T2 टेम्परेचर पर क्या होगा। यानी दो टेम्परेचर्स पर अगर आपको उस लिक्विड के दोनों वेपर प्रेशर मालूम हो, तो उस इक्वेशन उन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट करें, यहां से डेल्टा एच वी की वैल्यू निकालें और डेल्टा एच वी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 12 में पुट करके आप किसी भी टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर मालूम कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास क्लासिक क्लैपेरॉन इक्वेशन थी। अब जी आपके पास आ रहा है नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, ये एक आपका टॉपिक रह गया था सॉल्यूशंस के चैप्टर में। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो बुक नोट्स में नहीं है टॉपिक्स वो आप सेंड कर देना ग्रुप में। ओके ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आ रहा है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस किसे कहते हैं? सबसे पहले ये आप पेज नंबर आपका है बुक में, पेज नंबर 406, टॉपिक 8.4 जी। सबसे पहले डिस्टिलेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन कहते हैं जी अगर आपके पास दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, हल शुदा लिक्विड्स, उनको आप सेपरेट करना चाहते हैं, तो उसको सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे किया जाए, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, दूसरे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो, तो उसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल है एथेनॉल और वाटर की। आप जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इन दोनों लिक्विड्स को अगर मिक्स कर देते हैं, हल हो जाते हैं दोनों लिक्विड्स, तो एक बीकर के अंदर दोनों लिक्विड्स हल हुए हुए हैं, और आप दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, दूसरे का बॉइलिंग पॉइंट 78 है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑन बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस पर अगर आप दोनों लिक्विड को सेपरेट करते हैं, वाटर को सेपरेट करते हैं, एथेनॉल को सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को नाम देते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है, सो डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है ये किन लिक्विड्स की जा सकती है और कौन से लिक्विड्स हैं जिनकी हम डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास वो कौन से लिक्विड्स हैं जिनको आप बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये चीज हम यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर। सो सबसे पहले आप यहाँ पे आपने रॉल्स लॉ पढ़ा था, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये सारी डिस्कशन हमने कर ली थी, उसी चीज को मैं लेकर यहाँ पे आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम दो लिक्विड्स को जब मिक्स करते हैं तो या तो वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं या वो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं।
ठीक है, इसकी रीजन भी आपने सब चीजें पढ़ ली हैं। अब मैं इसी चीज को लेके आगे चलता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक वाटर और HCl का एक सोल्यूशन तैयार किया है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट बीकर है मेरे पास, उसमें मैंने 100% HCl लिया है, वाटर इसमें लिए ही नहीं है। नेक्स्ट बीकर, सेकंड बीकर है, उसमें मैंने 10% वाटर लिया है और 90% इसमें HCl है। इसी तरह थर्ड बीकर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड अप टू सो ऑन, लास्ट बीकर जो होगा उसमें 100% वाटर मौजूद होगा और HCl उसमें 0% होगा। ठीक है, सो ये सारे बीकर्स हैं। आपने वन बाय वन हर बीकर में टेम्परेचर बढ़ा के देखना है कि कौन सा लिक्विड पहले इवेपोरेट होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल मतलब आप उसकी फ्रैक्शंस बनाना, दोनों की फ्रैक्शन बनाना, दोनों को सेपरेट करना। आपके पास फर्स्ट बीकर है, उसमें तो आप जानते हैं कि इसमें तो सिर्फ HCl मौजूद है और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सिर्फ HCl का नजर आएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इसमें वाटर की अमाउंट इंक्रीज करते जाएंगे तो वाटर की अमाउंट इंक्रीज होने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मैक्सिमम होगा जब आप 79.96% वाटर लेंगे और HCl जो है वो 20.04% होगा। तो इस बीकर में जो आपके पास मिक्सचर है, इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम होगा अमंग ऑल दी सॉल्यूशंस। ठीक है, तमाम सॉल्यूशन में से इस बीकर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब देखिए, आपने यहाँ पे आपके पास बुक में जो है आपका पेज नंबर 408, इस पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑपरेटर्स लगाया हुआ है 8.5 डायग्राम में, जिसमें हमने एक बीकर लिया हुआ है और उस बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन है जिसको हम हीट करके सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और जब उसके वेपर्स बनते हैं तो वो वेपर्स हमारे कंडेंसर की तरफ जाते हैं। ठीक है, और उस कंडेंसर से होते हुए वो लिक्विड में कन्वर्ट होकर हमारे दूसरे बीकर के अंदर जो साथ टेबल पे पड़ा हुआ है उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर ये हमारे जो डिस्टिल्ड हुआ हुआ लिक्विड है ये इसमें गिर रहा है। अब देखिए बेटा कि हमारे पास जब आप इस लिक्विड को हीट करते हैं, ठीक है, तो 8.5 डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हीट करने से जो वेपर्स बन रहे हैं, ठीक है, वेपर्स बन रहे हैं, वो वेपर्स इस सेकंड बीकर में आ रहे हैं। ठीक है, हमारे सेकंड बीकर में वो वेपर्स आ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि सॉल्यूशन में से पहले वेपर्स उस लिक्विड के बनते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यानी अगर आप वाटर HCl का एक सोल्यूशन लेते हैं, 10% वाटर और 90% HCl होगा, तो अगर HCl का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इस वजह से HCl के जो वेपर्स हैं वो ज्यादा बनेंगे। ठीक है, और वो वेपर्स जो है वो आपके सेकंड बीकर में कलेक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आप इसी तरीके से सब सॉल्यूशंस का देखते हैं वन बाय वन। आपको HCl की अमाउंट मिलेगी, आपको HCl की अमाउंट मिलती चली जाएगी, ज्यादा अमाउंट मिलती चली जाएगी। लेकिन एक बीकर ऐसा होगा जिसने मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो किया है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है मिक्सचर का। उस मिक्सचर को जब आप सेपरेट करना चाहेंगे तो जो कंडेंसर के बाद नेक्स्ट बीकर में आपके पास जो लिक्विड मिल रहा है, उस लिक्विड में आप अमाउंट देखेंगे, यही अमाउंट मौजूद होगी। वाटर भी 79.96% होगा और HCl भी 20.04% होगा कंडेंसर के बाद जो लिक्विड आपको मिल रहा है उसमें। तो इसका मतलब ये है कि इस बीकर ने कोई सेपरेशन नहीं दिखाई। जब हमने इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेस पर इसको हीट करके इसकी वेपर्स बनाने चाहे तो वेपर्स के बाद जो हमें कंडेंस हुआ वो लिक्विड मिला, उस लिक्विड की कोई इसमें सेपरेशन नहीं हुई थी। ठीक है,
जिस मिक्सचर ने मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखाया है उस मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इस मिक्सचर को हम नाम देते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, यानी ये वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिक्सचर है जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेस पर सेपरेट नहीं किया जा सकता, और ये सॉल्यूशन अपने दूसरे सॉल्यूशंस की निस्बत मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। इस मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का नाम दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो सारे सॉल्यूशंस हैं जिनको आपने ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट कर लिया है वो सारे कहलाएंगे जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ठीक है, जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। इसी तरीके से आप वाटर और एथेनॉल की एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले लिक्विड्स हैं। आप इनमें से देखते हैं कि एक सभी उसी तरीके से बनाया, आपने फ्रैक्शंस बना ली हैं। आप देखेंगे कि एक लिक्विड ऐसा होगा जिसमें वाटर की अमाउंट 4.4% है और एथेनॉल की अमाउंट 95.6% है इस बिगर के अंदर। तो बेटा ये वो लिक्विड है जो कि आपको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो करते हुए आपको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है। तो इस मिक्सचर को जब आप हीट करके सेपरेट करना चाहेंगे तो ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस मिक्सचर को आप नाम देते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और जो बाकी सारे होंगे जिनको आप सेपरेट कर सकते हैं, जिनमें मैंने टिक लगाया हुआ है, इसका मतलब है वो सेपरेट हो सकते हैं। जो क्रॉस है ये सेपरेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बेस पर सेपरेट नहीं किया जा सकता। रीजन क्या है कि अगर हम इस सॉल्यूशन को वेपोराइज करते हैं और वेपोराइज करने के बाद जो हमें कंडेंस करने के बाद लिक्विड फॉर्म मिलती है, उस लिक्विड फॉर्म की कंपोजिशन और हमारे मिक्सचर की कंपोजिशन सेम होती है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होती। यानी आप इसमें भी वही अमाउंट मौजूद है वाटर और एथेनॉल की, और डिस्टिलेशन करने के बाद, कंडेंस करने के बाद जो आपको बीकर में लिक्विड मिलता है उसमें भी इतनी ही परसेंटेज दोनों लिक्विड्स की मौजूद होती है। ठीक हो गया, तो इस वजह से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये था आपका एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और जियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो होप सो यहीं तक आज हम कवर करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद देखेंगे। कोई क्वेश्चन है इस वाले से पूछ लें। नो सर।